IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हे प्रणय, ख्याति, क्या हाल है? बस मेरा तो ठीक, आप बताएं ख्याति। बस सब चल रहा है बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो प्रणय, लास्ट टाइम हम लोग जनरली जब बात कर रहे थे अपने यात्रा यात्रा वृतांत की और सफरनामे की जो थी, तो एक तुमने एक इंटरेस्टिंग बात पकड़ी थी। मैं बोल रहा था भाई हमने काफी अपने आइडियाज जो हैं वो बैंकॉक से लगता है कॉपी किए हैं, और खासकर जो बड़े बड़े हमारे फ्लाईओवर की टेक्नोलॉजी हो गई या मेट्रो वगैरह की हो गई। और तुमने एक टर्म भी यूज किया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, आइसोमॉर्फिक मिमिक्री। अब मेरे को टर्म याद है पर उसका मतलब तुम समझाना थोड़ा सा, ठीक है? और दूसरा ये भी कि वो चलता नहीं है बहुत अच्छे से, और तुमने हाल फिलहाल में लिखा भी है कि क्या उसके कारण हो सकते हैं कि हम सिर्फ जब आइडियाज कॉपी कर लेते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल हमेशा नहीं होते हैं। कभी कभार आइडियाज अच्छे, मतलब आइडियाज तो हर जगह से लेने चाहिए, पर कई बार हमने देखा है कि हम सोचते हैं इधर से उधर से टोप लें और फिर वो चलती नहीं है चीज हिंदुस्तान में। तो ये बताओ, तुमने इसके बारे में लिखा भी है बहुत अच्छे से, तो ये क्या तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, क्यों ऐसा होता हम्म तो हाँ, ये आइसोमॉर्फिक मिमिक्री हम लोगों ने कई पुलियाबाजी के एपिसोड में इसकी चर्चा की है। और हम लोग इसे मतलब सरल भाषा में नकलजी बंदर कह सकते हैं ना। कहानी तो सुनी होगी नकलजी बंदर वाली सब लोगों ने। है? तो हाँ, बस यही है कि हम लोग या हमारी सरकारें दूसरे सरकारों या फिर सोसाइटीज को मिमिक करने की कोशिश करती है, मतलब मिमिक्री करने की कोशिश करती है। और ऐसे लगता है कि कुछ एक नीति है, वो नीति अगर हम लोग वहां से यहाँ ले आएंगे तो अब बदलाव आ जाएगा। तो जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, अभी फ्रांस ने हालिया शॉर्ट हॉल फ्लाइट बंद कर दी है, बैन कर दिया क्लाइमेट चेंज के चलते। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं यार अपने को भी वैसे करना चाहिए, ग्रीन टैक्स लगा दो, क्योंकि फ्रांस ने किया है। या फिर एम्स्टर्डम में इतने अच्छे बाइसिकल ट्रैक्स होते हैं, बोगोटा में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो बैंगलोर में भी होना चाहिए। बस वो कर दो, बदलाव हो जाएगा। चीन ने कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया है, उन लोगों ने वहां से चोरी कर ली टेक्नोलॉजी और वहां ले ले आए। तो बस भारत को भी वही करना है और हम लोग आगे आ जाएंगे। या फिर साउथ कोरिया ने चेबॉल्स बना दिए थे, तो हम लोग भी ऐसे 2-3 इंडस्ट्रियल हाउसेस खड़े कर देंगे और फिर हम लोग भी साउथ कोरिया जैसे हो जाएंगे। तो ये सब उदाहरण है नकलची बंदर या आइसोमॉर्फिक मिमिक्री वाले। लेकिन और हम लोग इस पर हंस सकते हैं, हम लोगों को पता है कि यार ऐसे एक्चुअली चलता नहीं है। लेकिन मैं इसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग आइसोमॉर्फिक मिमिक्री वाला जो मेंटल मॉडल है उस वो सोचते ही क्यों है। तो ये थोड़ा और गहरा सवाल हो गया कि हम लोग यहाँ पर जाते ही क्यों हैं। और उसका एक मतलब आंसर में मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा सोचने का तंत्र ही थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। क्योंकि हम लोग पब्लिक पॉलिसी जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोग बहुत एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस की तरह सोचते हैं, मतलब एक निश्चयात्मक प्रक्रिया की तरह कि ये नीति करने से ये बदलाव आ जाएगा, या फिर ये चीज करने से आपको एक कोई हीरो पॉलिसी ढूंढनी है और वो हीरो पॉलिसी, या कई बार लोग बोलते हैं हीरो इंसान भी ढूंढना है, वो करने से आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो सॉल्यूशन आप इंप्लीमेंट करो तो ऐसे प्रेस्क्रिप्शन की तरह है, ये गोली ले लो और आप ठीक हो जाओगे। और यही चीज हम लोग देखते हैं, इसी वजह से हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढने की कोशिश में रहते हैं कि यार चाइना से एक बेस्ट प्रैक्टिस ढूंढ लो, साउथ कोरिया से ढूंढ लो, यूएस से ढूंढ लो, और हम लोग उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन जैसे हम लोग और सोचते हैं। तो बेसिकली अच्छे आइडियाज से सिर्फ प्रेरणा लेने की जगह हम सोचते हैं कि सीधे चेप कैसे लें। हाँ, हम्म लेकिन हम्म इसमें मेरे को एक चीज बताओ ना, प्रणय, सॉरी, तुम आई मीन लंबा मेरे ख्याल से आर्गुमेंट देने वाले थे, लेकिन मेरे को यहीं पे एक छोटी सी आपत्ति दर्ज करनी थी। तो ये तो सिर्फ, लेकिन ये हिंदुस्तान की कमी है? तुमने काफी सारे देशों का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने तो एक दूसरे को इतना कॉपी नहीं किया, उन्होंने खुद से सोचा। तो ये इंसानी गलती तो नहीं है, ये हिंदुस्तानी गलती लग रही है जैसा जिसे तुम व्यक्त कर रहे हो। हाँ, तो ये हम्म ऐसा हिंदुस्तान में क्यों ज्यादा, या फिर ये पूरी दुनिया में हर जगह इस तरीके की प्रॉब्लम है?
नहीं, ये पूरी काफी दुनिया देश में है। कॉपी करते हाँ, रहते हैं हाँ, एक दूसरे की हाँ। चीजें। हाँ, ऐसे और तो कई चीजें काम करती हैं, नहीं करती हैं। जैसे मतलब ईस्ट एशिया में तो कई कई बार आइसोमॉर्फिक मिमिक्री हुई है ना। जैसे जापान ने किया, जापान से फिर साउथ कोरिया ने शुरू किया सीखना, या फिर इम्प्लीमेंट किया कुछ कुछ चीजें चली, कुछ चीजें नहीं चली। ताइवान ने फिर जो जापान ने किया वो किया। फिर चीन जब 1978 में लिबरलाइजेशन किया, तब एक कारण उनका यही था कि यार इन लोगों ने, छोटे छोटे देश, ये लोग हमारे से आगे क्यों निकल गए, तो हम लोग भी कुछ आइसोमॉर्फिक मिमिक्री करेंगे। तो ये सीखने की प्रक्रिया सब देशों में होती है, भारत इसमें अपवाद नहीं है। पर हाँ, ये है कि हम लोग किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं, वो थोड़ा अलग होता है। सीधा हम लोग एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या फिर हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से कारक थे जो उस देश में थे और इस वजह से ये पॉलिसी चल गई वहां पे। उस लेवल पर शायद हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन आइसोमॉर्फिक मिमिक्री तो कई देशों, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज ने कॉपी किया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज करना है। इसमें ना मुझे एक चीज़ जोड़ना था कि मुझे लगता है कि हम कभी-कभी मिमिक्री भी ठीक से नहीं करते हैं। मतलब एक तो आपका मुद्दा मुझे पता है, आप कहते हैं कि वो ठीक से कॉपी करने से भी वो चीज़ हमारे देश में नहीं चलेगी। पर मुझे लगता है हमारा हमारा तो स्टेप 1 ही गलत होता है, हमारा कॉपी ही आधा-अधूरा होता है। जैसे आप बीच में बता रहे थे कि वियतनाम की कुछ पॉलिसी, जो आप पीएआई के एक्सपोर्ट्स को हम ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कुछ जो पॉलिसी करी थी, तो उसके साथ हमने फिर इम्पोर्ट भी लगाई दी थी। तो अगर जब आपने एक, मतलब वो पॉलिसी जो होलिस्टिकली अच्छे से फॉलो करनी चाहिए, वो समझे बिना ही अगर आपने उस चीज़ को कॉपी किया है, कि क्या हम्म। आप अचीव करना चाहते हो, वो ही आपने ठीक से कॉपी नहीं किया, तो हम तो मुझे लगता है काफ़ी बार वहीं भी अटक जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी वही कारण है ख्याति, क्यों हम लोग नहीं कर पाते हैं वो मतलब पॉलिसी हुँ, डॉक्यूमेंट तो सबके पास होगा, जो वियतनाम ने किया वही हम लोगों के पास भी होगा। हम लोग वैसी ही प्रणाली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी तो है। लेकिन फिर भी नतीजा क्यों नहीं मिलेगा, तो वो सोचने की जरूरत है ना। और इसके कई कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है एक तो क्योंकि एक तो हमें ये मानना चाहिए कि ह्यूमिलिटी रखना बहुत जरूरी है, कि कई ऐसी सिस्टम है, जैसे कोई भी हम लोग जो बदलाव लाना चाहते हैं, उसके क्या कारक होते हैं वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आर्थिक वृद्धि किन कारणों से होती है। अब आप ये सोचे, आप एक नया देश बना रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं आर्थिक वृद्धि किन चीजों से होती है। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि किसी देश की एक ही, मतलब एक ही उन्होंने जरिया अपनाया और आप वही जरिया अपनाना पड़ेगा। कई देशों ने आर्थिक वृद्धि कई अलग अलग कारणों से अपनाई है। मतलब हम लोग को ये ब्रॉडली पता है कि कुछ कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे इकोनॉमिक फ्रीडम जरूरी होता है। हुँ। पर कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम भी जरूरी होता है, लेकिन चीन में तो चाइना पॉलिटिकल ने फ्रीडम नहीं था, लेकिन उन्होंने ये किया। कुछ लोग बोलते हैं ज्योग्राफी बहुत जरूरी होती थी एक समय पे, लेकिन अब हुँ। पता है हमें कि ज्योग्राफी जरूरी नहीं है। या इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट या एचडीआई जरूरी होता है। तो ऐसे हैं, हमें ये पता है कि कुछ शायद मूलभूत कारण होते हैं, कारक होते हैं जिन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा पाथवे नहीं होता जो हर देश ने अपनाया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कई देशों ने अलग अलग जरिए अपनाए और फिर भी वो सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसे ही हम लोगों ने एक और एपिसोड किया था जिसमें हम लोगों ने चीन की इनोवेशन प्रक्रिया को समझने की कोशिश की थी। उसमें भी हम लोगों ने यही देखा था कि एक कोई ऐसा पॉलिसी या नीति नहीं थी जिसकी वजह से चीन की इनोवेशन पिकअप हो गई। कुछ मूलभूत कारण थे, जैसे उन्होंने एजुकेशन में काफी इन्वेस्ट किया, या फिर ये भी था कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ उन बहुत अच्छे से होने लगी, तो कई चीनी लोग जो थे, जो यूएस में थे या यूरोप में थे, वो वापस आए। तो ये सब हमें कुछ कारक पता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं पता कि चीन ने एक नीति की, जैसे उन्होंने बोला ये 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम करो, या शी जिनपिंग ने एक नीति लाई और उस वजह से इनोवेशन हो गई, ये कहना ठीक नहीं होगा। तो ऐसी चीजें कई और हम लोगों ने एक और हमारा फेवरेट विषय रहता है अर्बनाइजेशन का। तो अर्बनाइजेशन का भी एक सक्सेसफुल शहर कैसे बनता है, शायद इसका हाँ, जवाब हमें ढंग हाँ। से नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से एक नया शहर खड़ा कर दे, है ना। तो ये सब चीजें शहर बनने के बाद हम बहुत कॉन्फिडेंस से बताते हैं ये इसलिए बनाओ। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ वो हम हाँ बता सकते हैं, पर शहर बनने से पहले नहीं बना सकते कि भाई ये 10 चीजें करोगे तो ये शहर बन जाए। तो हाँ। ऐसा क्यों है? मतलब
हाँ, आगे तो फिर तो क्यों ये सिस्टम इतनी कॉम्प्लेक्स है? क्या ये कहना चाहते हैं कि ये सारी सिस्टम्स इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इनकी जितनी भी एक दूसरे के साथ की रिलेशनशिप्स है, इतने सारे फैक्टर्स की, वो अकेले कोई एक फैक्टर बन के नहीं कुछ रिजल्ट दे सकता, जब तक वो बहुत सारी अलग अलग चीजें जुड़ के ना आए, और वो क्या फॉर्मूला किस देश के लिए क्या होने वाला है वो पहले से बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है। हाँ, तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज हम लोगों को, अगर हम लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे तो इसके ऊपर और रिसर्च हो सकती है और हो भी रही है। तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम से पे जाने से पहले मैं ये भी बोलूंगा, जैसे सौरभ आप जो बोल रहे थे ना, लोग बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि हम लोग डिटर्मिनिस्टिक मॉडल अपना रहे हैं। हमको लगता है कि एक बार चीज हो गई तो हम लोग 4-5 नीतियां देख लेते हैं, 5-6 साल में क्या हुआ या 10 साल में, फिर हम लोग बोले यार ये नीति हुई उस वजह से बदलाव हो गया। लेकिन उसके मूलभूत कारण क्या थे, क्या ऐसी चीजें थी जो पहले हो गई थी जिसकी वजह से ये नीति चल गई इस बार और इस देश में, वो जानना जरूरी है। तो इसी के लिए हम लोग एक मतलब नया सोचने का जरिया है जो पिछले 20 साल में पब्लिक पॉलिसी में भी कॉमन हुआ है, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिल प्रणाली या कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो कहने का तात्पर्य है कि पब्लिक पॉलिसी में हमें एक नया मेंटल मॉडल चाहिए, हमें एक नया सोच, मतलब सोच ही पूरी बदलनी पड़ेगी। और वो सोच ये ऐसी सोच है जो कहती है कि हम लोगों को पब्लिक पॉलिसी को भी एक जटिल प्रणाली के रूप में देखना चाहिए, और इस जटिल प्रणाली के कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ और फिर हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो एक तो ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, और मैं भी इससे जूझ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सौरभ और ख्याति तीनों इंजीनियर्स हैं, और हम लोगों का डिफॉल्ट चीज होता है इंजीनियरिंग तरीके से सोचना हर चीज को, है ना। मतलब इंजीनियरिंग सोच क्या होती है, एक बड़ा सिस्टम है, सिस्टम को छोटे छोटे भाग में डिकम्पोज करो, फिर वो डिकम्पोज जो छोटा हिस्सा है उस सिस्टम को समझने की कोशिश करो, और उन सब छोटे छोटे सिस्टम को सॉल्व कर लो तो बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, सर्किट डायग्राम भी बनाते हैं, तो एक कंपोनेंट सर्किट का सॉल्व करते हैं और फिर उससे हम लोगों को पूरा सर्किट भी सॉल्व हो जाता है, ऐसे ही सोचो। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोलता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहता है कि द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स। मतलब जैसे हम लोग ये भी कहते हैं ना कि 4 उंगली और 1 अंगूठे से मुट्ठी बन जाती है, मतलब मुट्ठी में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक उंगली 2 उंगली में नहीं हो सकती, है ना। तो अलग चीजें ही बन जाती है, और हर सिस्टम दूसरे सिस्टम पे डिपेंडेंट रहता है, हर एलिमेंट सिस्टम का। तो ये एलिमेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और उस वजह से ये पूरी एक जटिल प्रणाली तैयार होती है। तो इसमें इसे कहते हैं इमर्जेंस। तो जैसे इसका कई उदाहरण भी दिया है लोगों ने, जैसे कि हम लोग सिर्फ ब्रेन के न्यूरॉन्स देख के ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है ये नहीं बता सकते। हम लोग सिर्फ ह्यूमन, या फिर हम लोग सिर्फ डीएनए वगैरह को देख के और हम लोग ये नहीं बता सकते कि लाइफ कैसे तैयार होती है। तो हम लोग को पूरे सिस्टम में क्या प्रक्रिया हो रही है उसको उस तौर पर देखना पड़ेगा, ना कि इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से जिसके हम लोग डिकम्पोज करते हैं। तो इसे कहते हैं, मतलब एक एमरजेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो अगर हम लोग ये सिस्टम को पूरी तरीके से देखें तो इसमें कुछ और तरीके होते हैं। एक तो होता है फीडबैक लूप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि एक एक एलिमेंट इस सिस्टम का कई दूसरे एलिमेंट्स को भी प्रभावित कर सकता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली भी। जिसमें हम लोग पब्लिक पॉलिसी में भी कई चीजें देख सकते हैं ना, कि अगर सरकार ने थोड़ा सा शायद बदलाव लाया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में या जीएसटी में या टैक्स को सॉल्व कर दिया, तो उसके कई सारे फीडबैक लूप होते हैं। शायद इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी होते हैं, लोगों के बिहेवियर पे भी होते हैं, लोग कैसे टैक्स को कंप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि बहुत सारे फीडबैक लूप्स होते हैं, और ये फीडबैक लूप्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये एक जानना जरूरी बात है। नेगेटिव मतलब कि आप बड़ा फीडबैक दोगे लेकिन उसका असर कम आएगा। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक इस तरीके से होता है कि पॉजिटिव फीडबैक में अगर आप
एक सिस्टम में फीडबैक दे रहे हो तो वही बिहेवियर को आप एनकरेज कर रहे हो। तो जैसे हम लोग एक पर्सनल एग्जांपल ले रहे थे, जैसे कि कोई कर्मचारी है और वो गुस्सा होता है अपने बॉस पे, सोच लो, और अगर बॉस उसके ये गुस्सा देख के उस पर और गुस्सा हो जाता है, तो ये जो बिहेवियर है इससे और उन लोगों का गुस्सा एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा ही। तो ये पॉजिटिव फीडबैक जो है वो, और पॉजिटिव मतलब हमेशा अच्छी चीज नहीं होती। पॉजिटिव फीडबैक मतलब बस रीइंफोर्स कर रहा है एक बिहेवियर। जबकि नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि आप ऐसा फीडबैक दो जिसकी वजह से जो त्रुटियां हैं वो आप सुधार सको। जैसे पब्लिक पॉलिसी में पायलट स्टडी जो होती है, उनका मुद्दा यही होता है कि उसकी वजह से आप नेगेटिव फीडबैक दे सको। तो सपोज कोई आप एक रोड बना रहे हो और रोड उसमें बड़ा करप्शन हो रहा है, लेकिन अगर आपने नेगेटिव फीडबैक दिया और वो पायलट केस स्टडी में पाया गया कि ये चीज करने से करप्शन बढ़ता है, और अगर आपने फिर वो पॉलिसी नीति बदल ली इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से, तो आपकी नीति बेहतर बन सकती है। तो फीडबैक का मतलब ये है। हाँ, काफी बार ये बायोलॉजी से आते हैं ना सिस्टम, ख्याति। जैसे हमारा इंसुलिन और शुगर का सिस्टम होता है बॉडी में, तो अगर आपकी शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन रिलीज होती है, वो उसको कंट्रोल करती है ना। तो ये भी एक तरीके का फीडबैक लूप है हमारी बॉडी के अंदर में। तो आप एक, ये नहीं होता कि शुगर बढ़ रही है तो फिर हम ऐसी चीज डालते हैं कि वो और बढ़ती जाए, तो नेगेटिव फीडबैक है वहां पे। एक, वो बढ़ती है तो वो उतनी ज्यादा इंसुलिन रिलीज करेगा कि आपकी शुगर कम हो जाए, तो ये हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल। हाँ, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में हम तो पब्लिक पॉलिसी में के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बायोलॉजी, इकोलॉजी, वेदर, ये शायद आम मानुस भी जल्दी समझ सकता है, क्योंकि हम इन चीजों से रोजमर्रा करते हैं ना। तो किस तरह से इकोलॉजी काम करती है, एनवायरनमेंट काम करती है, वो हमारे लिए बहुत इंट्यूटिव है समझना कि ये कितने, सब लोगों को पता है कि अरे एक भी किसी छोटे जानवर को कभी मार दो तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पूरे इकोलॉजी को, वो आप कह नहीं सकते। और कभी कभी पूरी की पूरी स्पीशी खत्म हो जाए तो कुछ पता भी नहीं चलता फर्क, है ना। तो हम कह नहीं सकते हमेशा, क्योंकि वो बहुत जटिल सिस्टम है, आपस में पता नहीं है कि किसी एक चीज से क्या चीजें होती हैं। वेदर का भी ऐसे ही है, बहुत मुश्किल होता है वेदर सिस्टम्स प्रिडिक्ट करना, क्योंकि इतनी चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आपने सही बोला सौरभ, जैसे ह्यूमन सिस्टम ना, हमें बुखार क्यों होता है, बुखार क्या है, ज्यादातर चीजें बॉडी में नेगेटिव फीडबैक लूप्स रहते हैं, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम लोग जो कि चीजें घूम फिर के एक रेंज में आ जाती है, और हमारे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक लूप रहता है जिसकी वजह से ये होता है। तो खैर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पब्लिक पॉलिसी में भी होते हैं, और ये नेगेटिव फीडबैक लूप जो रहते हैं, इनकी वजह से एक नॉन लिनियरिटी आती है। तो मतलब ये कहना मुश्किल हो जाता है कि एक बदलाव कर लाने से क्या इफेक्ट होगा सिस्टम पे, है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, इस एक प्रॉपर्टी जो आती है इन फीडबैक लूप्स की वजह से, उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट कॉजेशन। मतलब कि ये एक नॉन लीनियर सिस्टम हो जाता है। ऐसा आप नहीं कह सकते, जैसे सर्किट में एक लीनियर सिस्टम रहता है, आपको पता है वोल्टेज इतना बढ़ाने से कितना करंट बढ़ जाएगा दूसरे हिस्से में सर्किट के, लेकिन पब्लिक पॉलिसी में या सोसाइटी में कहना मुश्किल है। और इसके कई एग्जाम्पल भी है, उल्टा भी हो सकता है, बड़े बदलाव की वजह से कम चेंज भी होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे डीमोनेटाइजेशन, हम लोग सोच रहे थे कितना बड़ा चेंज हो जाएगा, या फिर कोविड-19, हम लोगों को लग रहा था कि यार भारत की अर्थव्यवस्था तो पूरी चरमरा जाएगी, हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी इतना कमजोर है, लेकिन फिर भी इस सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से, इतने बड़े बदलाव की वजह से भी चीजें फिर से पटरी पर आ गई आगे। तो ये क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। शायद हमें अभी तक इसके जवाब नहीं मालूम, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है जो समझना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो एक ये चीज है, और इसकी वजह से एक इमरजेंस भी आता है। इमरजेंट प्रॉपर्टी, जैसा हम लोग कह रहे थे कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो अपने आप प्रकट हो सकती है, जो पहले नहीं थी उस सिस्टम में, और नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं जो कि पहले नहीं थे। इमरजेंट प्रॉपर्टीज भी तैयार हो सकती हैं, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज हो सकता है।
ये है। एक और प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ये होती है कि पाथ डिपेंडेंस होता है। पाथ डिपेंडेंस आपने सुना होगा, मतलब जो इनिशियल कंडीशंस है सिस्टम की वो जानना बहुत ज़रूरी है, ये पता करने के लिए कि आगे जाके क्या बदलाव आएँगे। ये हम लोग कई बार डिस्कस भी करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत की इनिशियल कंडीशन क्या थी, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, किस तरीके से हमारी स्टार्टिंग स्टोरी थी, उसका कई आज तक भी प्रभाव रहता है और इसीलिए कुछ चीजें जो भारत में हो सकती है वो दूसरे देशों में नहीं हो सकती और उल्टा भी है, तो ये जानना भी जरूरी है। और जो जो फाइनली हमारे सौरभ और सुनने वाले बेसिकली थोड़े मैथमेटिक्स से आते हो, जैसे वो होती है ना मैथमेटिक्स में मार्कोवियन प्रॉपर्टी, कि भाई अगर आप किसी एक स्टेट में हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये तो फिर ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन आप वहां पहुंचे कैसे हैं उस पे बहुत डिपेंड करता है, तो वो नॉन मार्कोवियन हो जाता है सिस्टम। तो ज्यादातर जो है सोसाइटी बोला जाता है ऐसा, आई डोंट नो कि किसी ने मैथमेटिकली प्रूव किया है कि नहीं, पर वो नॉन मार्कोवियन है, मार्कोवियन प्रॉपर्टी नहीं काम करती सोसाइटी। हाँ, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है सौरभ, जो आप अब कई बार बोलते हैं पुलियाबाजी में, कि किस तरीके से बदलाव कई बार धीरे धीरे और फिर अचानक हो जाता है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में रहता है कई बार, इसीलिए हम लोग को लगता है एक नीति ने कुछ चेंज कर दिया, लेकिन वो बदलाव पहले से हो रहा था, लेकिन वो नीति ने बस पुश कर दिया होता है और फिर हम लोगों को लगता है कि उसी की वजह से सब बदलाव हो गया। लेकिन ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक बहुत कोर प्रॉपर्टी होती है कि एक कई बिहेवियर कई सालों तक लगता है कि कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर अचानक से चीजें या तो फिर बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत बुरी हो जाती है। एक्चुअली आप जो ये समझा रहे हैं ना, मैं सब कुछ मुझे समहाउ मेरे दिमाग में ये ना इकोलॉजिकल सिस्टम्स के एंगल से ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वहाँ हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझना बहुत, हम सीख चुके हैं इसके बारे में, इसलिए शायद हम वो समझ जाते हैं। पर इसको पब्लिक पॉलिसी एंगल से एक सोचने में थोड़ा-सा और एफर्ट लगता है। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि उसमें हम चीज़ें सिम्प्लीफाई कर देते हैं। हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों के सिंपल मॉडल बना देते हैं और फिर सोचते हैं कि वही मॉडल को हम एक से दूसरी जगह लगा सकते हैं। पर वो मॉडल सिर्फ़ समझने के लिए काम करते हैं, उसकी पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो छुपी है हमारी सोसाइटी में, वो शायद हम भूल जाते हैं। मतलब जो हम इकोलॉजिकल सिस्टम्स में याद करते हैं और हमें वो दिखाई भी देता है, तो शायद सोसाइटी पे ये लेंस लगाने में थोड़ा-सा हमें और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो यही कवायद चल रही है ख्याति पिछले 20 साल से। कॉम्प्लेक्सिटी के माध्यम से हम लोग पहले समाज को समझे और फिर समाज को अगर बेहतर समझ पाएंगे तो लोक नीति को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये चल रहा है चीज, और मतलब इसके कई मैथमेटिक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स भी होती है, लेकिन शायद वहां तक जाने की अभी तक जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यही समझ रहे हैं कि ये क्या है। जैसे अक्सर इकोलॉजिकल टर्म्स में भी कुछ लोग कहते हैं कुछ ऐसी चीजें होती है जो स्ट्रेसेस होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है जो ट्रिगर्स होती हैं। तो स्ट्रेसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, इसे आप लोग मूलभूत कारक बोल सकते हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स। और फिर कुछ ट्रिगर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो स्ट्रेसेस है वो और उजागर हो जाते हैं। तो वैसे ही पब्लिक पॉलिसी या समाज में भी है, शायद हमारे समाज में भी कुछ ऐसे स्ट्रेसेस हैं या फिर कुछ मूलभूत ऐसे स्ट्रेंथ भी हैं जो हमें पहले पता करने पड़ेंगे, और फिर हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या ट्रिगर से ये स्ट्रेस ज्यादा उजागर हो सकता है, या फिर जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है उसकी वजह से कुछ ट्रिगर्स हम लोग आसानी से सहन भी कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन शायद हमारे मॉडल्स थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होने पड़ेंगे अगर हमें समाज को समझना है भारत जैसे। कोई भी समाज तो जटिल ही है ना, तो शायद उसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करना हमारी बेवकूफी है, क्योंकि अगर हम सिंपल लेंस से देखेंगे तो सिंपल आंसर निकलेंगे, पर सिंपल हमेशा सही नहीं होता। और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की भी अपनी एक एलिगेंस है। ऐसा नहीं है कि जब आप उसको उस लेंस से देखते हैं तो एक तरह से वो कॉम्प्लेक्सिटी की आपको सिंप्लिसिटी भी दिखाई देती है, और आपको ये भी समझ में आता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, कि शायद आप सिस्टम को एक्सप्लेन कर लें, लेकिन आपको पता चलता है कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ कोई कौन सी छोटी चीज से, ये एक बहुत बड़ा लेसन है कॉम्प्लेक्स सिस्टम का, कि आप अगर उस सिस्टम को इवन मैथमेटिकली भी पूरा डिस्क्राइब कर लें। हमारी अक्सर एक मेंटल मॉडल होता है कि फिजिक्स वगैरह में अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो उसके बाद में आप बता सकते हैं एकदम डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है। शायद कौन था, क्या कहते हैं, डिकार्ट या किसी ने बोला था ना, मेरे को सारी यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशन बता दो, मैं बता दूंगा इवन 10 बिलियन साल के बाद में एक एटम कहाँ पर है। और ये तो वो इवन फिजिक्स में भी गलत साबित हो गया है।
और जो एक सिंपल सी 3 बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं ग्रेविटेशन की, वो 3 बॉडी प्रॉब्लम में भी आपको नहीं, वही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। तो 2 बॉडी तक सिंपल है और 3 बॉडी आप लगा दो ग्रेविटेशन में तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई 3 बॉडी लगा दी तो फिर आप नहीं उसको मॉडल कर सकते फ्यूचर में बहुत अच्छे से। पर हम ये सिंपल मॉडल्स लगाते हैं, उसका एक रीज़न भी है ना, क्योंकि अगर कोई सिस्टम हम बोलते हैं भई इतनी कॉम्प्लेक्स है कि तुम समझ नहीं पाओगे, तो फिर हम बोलेंगे फिर तो अगर कुछ समझ नहीं पाओगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कुछ बातें करने बिल्कुल। का और उसको नहीं, नहीं, समझने की नहीं। कोशिश नहीं, तो हम उससे थोड़ा-सा हमारा उत्साह कम हो जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी, है ना? और अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ही सीधी होगी तो वो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो जो इंसान के लिए किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मज़ा उस बीच वाले एरिया में ना, जहाँ उसे लगेगा कि कुछ चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसमें से कुछ फिगर आउट शायद हम पूरी सच्चाई ना समझ पाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें हम इसमें से निकाल सकते हैं जो जिसका हम कुछ यूज़ कर पाएँ और फिर उसको अप्लाई कर पाएँ। आई थिंक हमारा पूरी दुनिया को समझने का लेंस है वो उसी एक बीच वाले एरिया में काम करता है ना। तो अब ये पब्लिक पॉलिसी में अगर चलो हम समझ सकते हैं कि ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, पर उसमें से क्या कोई तरीका है कि हम कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे डिराइव कर पाएँ जो फिर हम अप्लाई कर पाएँ कि ठीक है, हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को भी इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। आई डोंट नो ये हाँ। सवाल हाँ। हाँ, नहीं इसमें मैं एक बस चीज जोड़ूंगा, फिर प्रणय तुम वो प्रिंसिपल्स की भी बात कर सकते हो, लेकिन तो ख्याति कॉम्प्लेक्स सिस्टम का ये मतलब नहीं कि वो कॉम्प्लिकेटेड है कि हम समझ ही नहीं सकते। वो समझ सकते हैं और उसमें काफी लेसन्स होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके के लेसन होते हैं और आपको आप ये सोचते हो कि उसको मैं प्रिडिक्ट उतना नहीं करूंगा जितना कि मैं उसके कारक ढूंढ के उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँ। तो ये नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, पर आपको अलग तरह से समझना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम ऐसा करें, अरे ये इतना जटिल है कि ये समझ के परे है। तो ये उस वाली, ये वैसा वाला नहीं है वेदांत टाइप की भाई हमको समझ के परे वाली चीज है, ऐसा नहीं है। ये यथार्थ वाली आजकल की वेल अंडरस्टूड मैथमेटिकल साइंस है, तो समझ सकते हैं हम, लेकिन हम्बलनेस के साथ समझना पड़ता है। हाँ, वही हम लोग बात कर रहे थे ना, किसी चीज का मुश्किल होना और जटिल होने में फर्क है। तो ये इसमें मुश्किल समझने में मुश्किल है, मॉडलिंग में मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, और वही चीज चल रही है। लेकिन ख्याति तो इसमें 3-4 मेरे पास ये इनिशियल चीज है, मैं भी कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन पब्लिक पॉलिसी के दृष्टिकोण से मुझे लगा 4 लेसन हम लोग समझ सकते हैं इस लेंस से, अगर हम लोग लोक नीति को देखें तो। एक मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जहां आपने बात छोड़ी थी कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी से आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, शायद आपको उत्साह मिलेगा कॉम्प्लेक्सिटी लेंस से देखे तो। क्यों? और इसी के ऊपर एक काफी फेमस किताब भी है, कमांडिंग होप, जो कि एक थॉमस होमर डिक्सन है, उन्होंने ये किताब लिखी है। वो कॉम्प्लेक्सिटी थियरिस्ट हैं और उन्होंने इसके ऊपर लिखी थी। तो क्योंकि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी में देखा ना, कई बार बदलाव धीरे धीरे होता है और फिर अचानक होने लगता है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप उसको एक सकारात्मक तौर पे देखें तो आपको जिस चीज को बदलाव लाना है उसमें आप धीरे धीरे चीजें जो है उसकी ओर ले जाएं, तो शायद फिर आपको अचानक से वो जो आप सोच रहे थे वो बदलाव देखने में आ जाएगा समाज में ना। तो जैसे कई लोग जैसे छोटी चीजें कर रहे होंगे जो अभी छोटी चीज लग रही होगी, शायद जैसे हम लोग कह रहे हैं, हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट को ठीक करना है, तो हम लोग पार्लियामेंट को ठीक करना है, जैसे हम लोग पीआरएस की बात करते हैं या माधवन भी यहाँ पे, तो वो एक चीज जो है हम लोग को लगता है यार उससे क्या होगा, भारत में इतने प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे और अचानक अगर वो एक चीज फिक्स हो गई तो शायद कई चीजें जो थी हमारे समाज में या जो गड़बड़ हो रहा है लोक नीति में वो ठीक हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है और इससे तो मुझे लगता है बहुत ही प्रेरणा लेनी चाहिए हम लोगों को कि हतोत्साहित नहीं होना है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका कॉम्प्लेक्सिटी में अलग ही मीनिंग निकलता है कि अगर आप ये बदलाव लाने की कोशिश करते रहे और शायद वो बदलाव अभी छोटा है लग रहा हो, लेकिन उसकी वजह से
बहुत बड़ी चेंज भी आ सकती है। तो एक ये लेसन है। तो ये है कि होप एनालिसिस पैरालिसिस इसका नहीं करना निष्कर्ष है। नहीं है। इसका निष्कर्ष ये है कि बदलाव आ सकते हैं, बड़े-बड़े बदलाव छोटी-छोटी चीज़ों से भी आ सकते हैं। एक ये। दूसरा मुझे एक बहुत फंडामेंटल चीज़ लगती थी कि जैसे हम लोग पॉलिसी को हमेशा एक रेसिपी के तौर पे देखते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है कि जैसे ये नीति और एनआरईजीएस कर देंगे तो ये बदलाव आ जाएगा, और मतलब चीन की तरह करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो इनोवेशन हो जाएगा। ये सोचने का नजरिया ही अलग होगा अगर अब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम की तरह ओर से देखें। तो मुझे लगता है अगर हम लोग उस मेटाफर को देखें तो आप पॉलिसी रेसिपी के ऊपर ज्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन आप लोग ये सोचने लगेंगे कि सरकार को क्या सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए वो रेसिपी बनाने के लिए। अगर वो सामग्री हम लोग इकट्ठा कर लेंगे तो शायद वो पॉलिसी जो थी वो बदलाव आ जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं ना, इनोवेशन के हम लोगों को पता है कि कुछ मूलभूत कारण थे जिसकी वजह से चीन में बदलाव आया, एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह वगैरह। तो पॉलिसी का जो मेन मोटिवेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इन सामग्रियों को इकट्ठा करें, ना कि हम लोग ये ढूंढे कि एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है और उस वजह से बदलाव आ जाए। ये आप लोग कई चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन के ऊपर भी हमें पता है अर्बनाइजेशन के कुछ मूलभूत कारण होते हैं, जैसे लिविंग कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए कि लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक ठाक होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमें नौकरी पता मिलनी है, चाहिए। मूलभूत चीजें। हाँ, तो इन चीजों पे आप देखें तो पॉलिसी को देखने का नजरिया अलग हो जाता है, क्योंकि अक्सर सरकार की जो सोच होती है वो इस तरीके से नहीं होती। मूलभूत चीजें बाद में सॉल्व करेंगे, अभी एक पीएलआई ले आएंगे या फिर अभी एक 100 स्मार्ट सिटीज बना देंगे और उससे बदलाव आ जाएगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखेंगे तो हम लोग मूलभूत कारणों पे ज्यादा तवज्जो देंगे, ना कि एक नीति के ऊपर। तो ये दूसरा लेसन मेरी ओर से। तीसरा है प्रोबेबिलिस्टिक सक्सेस। जैसा कि हम लोगों ने कहा, अगर सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक नहीं है तो हम लोग इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि सरकार को ये चीज करेंगे और ये चीज करने से हमें सफलता मिल जाएगी। हम लोग ये भी पता कर पाएंगे कि सक्सेस प्रोबेबिलिस्टिक होती है। ज्यादा से ज्यादा सरकार ये कर सकती है कि कुछ चीजें सामग्री इकट्ठा कर ले, फिर खाना अच्छा बनेगा या नहीं और जा रेसिपी चाहिए या नहीं, वो आगे जाकर ही पता पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा ये भी जान लेंगे कि सरकार हर चीज नहीं कर सकती और सरकार कई बार फेल भी होगी, वो भी हमें जानना जरूरी है। और फाइनली ये है कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी लेंस से देखें तो इकोनॉमिक फ्रीडम और मार्केट, उसको भी आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वही कहता है ना, जैसे हम लोग हायक की द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी जो ऐसे है उसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगर सिस्टम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एलिमेंट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो सबसे बेहतर तरीका है इस सिस्टम को ऑपरेट करने का कि आप पूरे सिस्टम को अलग अलग चीजें ट्राई करने का मौका दीजिए। कुछ चीजों की वजह से ऐसे बदलाव आएंगे जो कि पूरे सिस्टम को बदल दें। तो इस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन काफी अच्छी चीज हो सकती है ना। तो इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि जैसे फेडरलिज्म जरूरी है भारत के सिस्टम में, क्योंकि इस वजह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। कुछ चीजें हो सकती है जो अच्छा बदलाव लाए और पूरे सिस्टम में फैल जाए, बजाय इसके कि एक सेंट्रलाइज डायरेक्टिव हो और उसी पथ पर हम लोग चले और ऐसे चीजें पर चले जाएं जिससे वापस आना बहुत मुश्किल हो। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी बहुत कॉम्पैटिबल है। तो ये चार चीजें हैं, मुझे लगा इस मेरी लर्निंग जर्नी शुरू हुई है कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मुझे लगा था एटलीस्ट ये चार लेसन अच्छे हैं पब्लिक पॉलिसी के दृष्टिकोण से, और इसे और समझने की जरूरत है अगर हमें पब्लिक पॉलिसी और अच्छी बनानी है तो। नहीं, ये तो आपने वैसे बहुत अच्छे से समझाया, और इसमें मतलब इसमें आगे भी जो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है पब्लिक पॉलिसी में भी, उससे भी ये कुछ नेगेट नहीं करता है कोई चीज़, क्योंकि काफ़ी बार हमने यही बातें करी है ना कि डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, क्योंकि एक जगह पे एक स्टेट में जो सॉल्यूशन काम करेगा वो दूसरे स्टेट में नहीं करेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें सब पता नहीं है, लेकिन हम अलग-अलग चीज़ें उस जगह पे वो ट्राई करने देंगे तो आगे कुछ हो सकता है उसमें से। और कोई एक मॉडल अच्छा काम करेगा एक जगह, दूसरा मॉडल कहीं और काम करेगा।
तो बहुत बढ़िया टॉपिक था और एकदम जटिल टॉपिक को तुमने बहुत अच्छे से समझाया प्रणय, लेकिन हम श्रोताओं से बोलेंगे कि उन पे डिपेंड करता है कि हमने कितना अच्छे से ये डिस्कस किया आज, क्योंकि जटिल कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो सबके लिए जटिल है, हमारे लिए भी नया है, और उम्मीद है लेकिन हमने आपको एक नए तरीके से सोचने की एक और हमने अपनी तरफ से प्रेरणा देने की कोशिश की है। तो आप भी पढ़िए, गूगल कीजिए, एग्जाम्पल्स ढूंढिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम के, बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से सुन के, और सुनते रहिए, पुलियाबाजी करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM